A very good morning, students. How are you, everyone? Hopefully, all are good and doing well. Okay, students, once again, all of you are welcome to our channel that is Inception Ekaram, and today I'm here to represent the next lecture of Unit 1, Class 11th, and the topic that I am going to discuss are Dalton's atomic theory and basic idea of mole concept. तो बेटा जी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। मैं आपको सिखा रहा हूँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की क्लास 11th की जो हमने शॉर्ट क्विक रिवीजन वीडियो चला रखी है उसका लेक्चर नंबर 4 है। और आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड बेसिक आइडिया ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट। तो बेटा जी बेसिक आइडिया ऑफ मॉल कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल रिगार्ड्स, in regards to your class 11th, in regards to your class 12th board, in regards to your all the competition exam which you are going to fight up to your class 12th examinations. So students, first of all, we will start with Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. बेटा जी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखो क्या था। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ। जैसे हम कहते हैं कई बार और हिंदू कल्चर, हिंदू पुराण, वेद, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी जो हम हिंदू होते हुए भी हमें नहीं पता होता। और हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, जितनी भी हमारी मान्यताएं परंपराएं, ऑल आर वेरी वेरी साइंटिफिक। बहुत ज़्यादा हमारा जो कह सकते हैं रिलीजन है बहुत साइंटिफिक है। और ज़्यादा करेक्ट ये रहेगा बहुत साइंटिफिक था। बीच में ये धर्म के व्यापारियों ने पाखंड फैलाया, अंधविश्वास फैलाया और उसको रिचुअल्स को एक बिजनेस बना दिया। बट अगर आप कोई भी चीज़ ध्यान से देखोगे तो हर फेस्टिवल का अपना एक साइंटिफिक मतलब होता है। इफ़ यू गूगल दैट तो आपको पता चलेगा। तो बेटा जी उसी तरह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले हमारे एक आपने पढ़ा होगा, एक महर्षि होते थे, महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ देखो उन्होंने एक बात कही थी, आपको वापस ले चलता हूँ क्लास 9th में जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं। इन्होंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि इन्होंने कही थी कि पदार्थ पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है तथा परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। बेटा जी महर्षि कन्नड़ ने अपने समय में ये बात कह दी थी। देखो पहली बार आपके लिए मैंने हिंदी लिखी है तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लेना। तो महर्षि कन्नड़ ने एंशियंट टाइम में, लॉन्ग बिफोर, बहुत पहले उन्होंने एक बात कही थी कि जो पदार्थ होता है, संस्कृत में लिखा था, हमने हिंदी ट्रांसलेट आपको दिया है, कि जो पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है और परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। अब हमारे बाबूजी आए डाल्टन। क्या था? हम लोगों को हम लोगों को एक गलत डायरेक्शन दिखाई गई, हम लोगों को डाइवर्ट किया गया, बाहरी शासकों ने राज किया, हम लोगों के कल्चर को, हमारे रिचुअल्स को, हम लोगों की संस्कृति को तबाह कर दिया गया और उन्होंने अपनी तरफ उसको डाइवर्ट किया। तो उस कड़ी में जब डाल्टन आए तो इन्होंने ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल चोरी किया, बोगस किया, बट जो फेम था उन्होंने कहीं ना कहीं ले लिया हमारे ही पुराने ऋषि महर्षि कन्नड़ का। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1808 में देखो डाल्टन ने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ atoms and atoms are the smallest part of मैटर। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, आप इसको गूगल करोगे, अंदर ट्रांसलेट करोगे तो यही आएगा। तो क्या कहा कि डाल्टन ने ये थ्योरी वहां से उठाई और इसको रिपोर्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज में। और क्योंकि ये एक बहुत ही हमारा विद बाउंडेशन एक लिमिट में था, क्योंकि उस टाइम ना कोई ग्लोबलाइजेशन था ना ऐसा कुछ था सेंट्रलाइज सिस्टम, तो इन्होंने ये बात ऑलरेडी कह चुके थे, जिसको डाल्टन ने रिमॉडिफाई करके अपना नाम देके
इसको वापस से प्रपोज किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। ये बात तो सॉरी, ये बात तो उसने कही, लेकिन उसके साथ उसने एक बात और कही, एक दो पॉइंट्स और बताए जो काफी अच्छे थे। उसने कहा कि भाई जो होते हैं मैटर होते हैं वो एटम से मिलके बना है। एटम एक्चुअल में उसने जो वर्ड लिया था, ये जो एटम वर्ड था, ये एक नए वर्ड से लिया था। अरे किस वर्ड से लिया था बताओ, सुनाया नहीं है? एटोमियो बेटा, एटोमियो। एक वर्ड होता है एटोमियो। क्या वर्ड होता है? एटोमियो, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या होता है? इनडिविजिबल। अरे समझो, ये ग्रीक लेटर है बेटा। क्या नाम है जो हम जिसको हम एटम पढ़ते हैं, दरअसल वो एटोमियो है। ठीक है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने बात यही कही, उसने कहा कि एटम इज ऑल्सो, उसने क्या कहा? एटम इज इनविजिबल, indivisible and indestructible part of matter। बेटा उसने इसी बात को बहुत आगे तक बताने की कोशिश की कि भाई जो पदार्थ, जो मैटर है, दैट इज मेड अप ऑफ एटम। एटम होता है इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं दे सकता आपको नेकेड आइज से। इंडिविजिबल होता है, आप फर्दर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिबल तोड़ भी नहीं सकते, उसको अलग अलग नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ मैटर, और ये पदार्थ का, वो मैटर का पार्ट होता है, और स्मॉलेस्ट पार्ट। इसके अलावा उसने देखो क्या कहा कि जो एटम होते हैं, मान लो एक एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोला कि हाइड्रोजन कहीं भी चले जाओ दुनिया में, हाइड्रोजन के एटम आइडेंटिकल इन शेप, साइज, इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आयरन, आयरन का जो भी एटम होगा बेटा, वो सारे सेम होंगे इन एवरी टाइप्स, इन एवरी रिगार्ड्स, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट। बोले कि द सेम element, the atoms of the same elements have identical shape, size and all chemical and physical properties। अरे बताओ बेटा। उसके बाद उसने कहा, एक पॉइंट नोट करते रहना, ये बार बार नहीं लिखूंगा। उसने उसके बाद क्या कहा कि एटम्स डू टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पे उसने थोड़ी आउटडेटेड बात होगी, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डू टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग ने एक्सप्लेन किया इसको। तो एटम्स के बारे में बताया कि एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शंस में। एटम इंडिविजुअल है, इनविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, सेम एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल शेप, साइज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी में होंगे। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी, उन केमिकल रिएक्शन में एटम्स टेक पार्ट करेंगे, ना कि कोई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। अरे बताओ। उसके बाद उसने कहा कि जो आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, वो कंपाउंड्स जैसे H2O है, HCl है, बोला कि ये एटम्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, 2:1, 1:1, 1.5 या इस रेशियो में रिएक्ट नहीं करते। एक फिक्स होल नंबर रेशियो होता है, उसमें पूरे के पूरे एटम करते हैं, आधा एटम पार्टिसिपेट नहीं करता। होल नंबर का मतलब बेटा जी यहाँ पे ये है कि आप लिखो कि सर H0.5O, तो बेटा जी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये H0, हाइड्रोजन का आधा आइटम आप ले ही नहीं सकते, इसलिए हम बैलेंस करके इसको H2O बनाएंगे। अरे तभी तो बनाएंगे, ये ऐसे होता है H0.5, जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो H2O बन जाता। ठीक है बेटा? अरे बताओ, समझ में आ रहा है ना? तो बस ये बातें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया। उसने कहा कि जब एटम्स रिएक्ट करते हैं आपस में, तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है उनका एटम्स का। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। तो बेटा जी दिस इज ऑल अबाउट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा सीखने का इसमें और कुछ भी नहीं है। अरे बताओ, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर आएंगे सीधे मॉल कॉन्सेप्ट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। और इस यूनिट का ही नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो आपको जो नेक्स्ट यूनिट है, या आपकी 12th क्लास है, या आपकी कंपटीशन, वहाँ पे हर जगह काम आने वाला है। इसके अलावा बेटा जी हाथ में राखी राखी बांध दी गई है, देख सकते हो आप कितनी प्यारी राखी है। अगर आपको पढ़ने में आ रहा है तो देखो क्या लिखा हुआ है राखी पे, काइंड ऑफ वीरा, है ना? ओके, तो अच्छी राखी है यार। राखी से याद आया, आप सभी को इन एडवांस विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। उम्मीद करता हूँ सभी भाई अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे, और साथ में सभी बहनें, क्योंकि अब नारी शक्ति समान है, बहनें भी भाइयों की रक्षा करेगी, भाई बहनों की रक्षा तो करते ही है। रक्षा इन द सेंस, भाइयों को भुजबल की जरूरत नहीं होती है, बट कई बार घर में सपोर्ट की जरूरत होती है, बहुत सारी बातें हो जाते हैं उस सिचुएशन में। ओके, तो विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। और
बस आप सभी अपने अपने काम अच्छे से करिए, अपने अपने कर्तव्य पूरे करिए, तो सभी त्योहार आपके लिए अच्छे ही होंगे। अगर हम में से कोई भी अपना ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो वायलेट नहीं करेंगे, तो किसी को किसी की रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा आपकी ड्यूटीज़ आप फुलफ़िल हमेशा करो, क्योंकि देखो रक्षा तभी करनी पड़ेगी जब कोई अपनी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट काम करेगा। दैट इज़ द पॉइंट। आप ड्यूटीज़ को फॉलो करिएगा, ज़रूरत ही नहीं है किसी को। ओके, so again wish you a very very happy Raksha Bandhan, all my dear students, all my dear colleagues and everyone. Okay, तो बेटा जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, बहुत काम का है, सुन लेना। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बात करेंगे बेटा। देखो एटॉमिक मास दो तरह का होता है, एक एवरेज और एक आइसोटॉपिक। अब इसका मतलब समझ लेना, एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब समझने से पहले आपको आइसोटोप का मतलब समझना पड़ेगा। मैं पहले एक बार आइसोटोप की आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ कि आइसोटोप एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो आइसोटोप का मतलब समझ लो, उसके बाद सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आइसोटोप, दोज स्पीसीज which have same atomic number but different atomic mass. For example, the best is 1H1, 1H2, 1H3। बेटा इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। इसको बोलते हैं बेटा ट्रीटियम, कैपिटल टी से रिएक्ट करते हैं। ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको बता देता हूँ। ये आप जब हम यूनिट हाइड्रोजन पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे इनको। तो तीन आइसोटोप्स है। देखो आइसोटोप की डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा है व्हाई दीज थ्री आर द आइसोटोप। इसके साथ आपको ये बात और बता देता हूँ, द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन विच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन। बेटा जी जीरो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन। 1H1 अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में या पूरी दुनिया में जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, केवल एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन के सेल में घूम रहा है। बट दीज हैव न्यूट्रॉन्स। मींस यहाँ पे बेसिक डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन, ये फर्क है बस। अब देखो आइसोटोप का मतलब क्या है कि बेटा अगर मान लो आप 100 ग्राम हाइड्रोजन कहीं से ले आओ, 100 ग्राम हाइड्रोजन H एटम ले आओ, तोल लिया आपने कहीं, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इस 100 ग्राम में हर वक्त अकेला 1H1 नहीं होगा। इसके अंदर 1H1, 1H2, 1H3 तीनों होंगे हर वक्त, हर एक सैंपल में। लेकिन क्योंकि अबंडेंस, इसकी अबंडेंस 99% के आसपास होती है, इसकी 0.9 होती है, इसकी 0.01 के आसपास होती है, बहुत रेयर। तो इनकी अबंडेंस इतनी कम है कि एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। देखो एवरेज एटॉमिक कैसे आएगा भाई, इसका 1 है तो 99 इंटू 1, इसका देखो 2 है ना तो 0.9 इंटू 2, इसका 3 है तो 0.01 इंटू 3। मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा, अरे बताओ कितना आएगा? 1 से स्लाइटली ज्यादा होगा। कितना होगा? 1 से स्लाइटली ज्यादा, अराउंड 1.008 के आसपास ये आएगा। तो 1.008 को हम कितना ले लेते हैं बताओ? अरे 1 ही तो लेंगे, 008 बहुत राउंड हो। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा जो मास होता है, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है इतने पॉइंट इतने इतने इतने, दैट इज वो आपका एक फिक्स एवरेज एटॉमिक मास होता है। जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबके आइसोटॉप्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करके कि भाई 99% कौन सा है जिसका मास 1 है, 0.9 इतना, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया और लास्ट में ऐड किया, जो भी आएगा दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास, जो आपकी पीरियोडिक टेबल आपकी बुक्स में जो दे रखी है उसके अंदर नोट किया जाता है, जो रिपोर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आई कि आइसोटोपिक मास क्या है, तो दीज आर आइसोटोपिक मास। आपसे कहीं 1H1 मतलब आप कहोगे कि 1H1 is the that atom of the hydrogen which do not have any neutron in the nucleus, that only have one electron in the shell and one electron in the nucleus, one proton in the nucleus। ऐसे ये आइसोटोपिक मास है। होल नंबर रेशियो पूरा होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, बट जो पीरियोडिक टेबल में दिखाया जाता है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, एंड एवरेज एटॉमिक मास इज द सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द
आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप है सबका, जैसे हम क्लोरीन का पढ़ते हैं बेटा, क्लोरीन का आप पढ़ते हो 35.5, तो इसका कारण ये है कि दो आइसोटॉप होते हैं, इसका क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35। अब बेटा इनकी अबंडेंस जो होती है, इनकी अबंडेंस इतनी होती है, दिस इज अराउंड 60%, दिस इज अराउंड 40%, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो कुछ आएगा 35.5। तो जहाँ पे नेग्लिजिबल होता है वहाँ पे नेग्लिजिबल करते हैं, बट 0.5 इज क्वाइट इंप्रेसिव नंबर, तो पूरा पूरा हम उसको वो नहीं कर सकते नेग्लेक्ट, इसलिए 35.5 पढ़ते हैं। तो दिस इज द आइसोटॉपिक मास। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास में सभी आइसोटॉप्स का एवरेज लिख के हम रिपोर्ट करते हैं, आइसोटॉपिक अकेला होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे बताओ। हाँ, अब बेटा देखो एटॉमिक मास जो होता है उसको पहले मेजर करने के मेथड्स होते थे, कैसे मेजर करें, किस में मेजर करें। तो पहले क्या था कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट जो था वो हाइड्रोजन मिला। क्यों मिला भाई लाइटेस्ट? उसके न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। अरे क्या नहीं है? उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो बोले कि भाई जो हाइड्रोजन है 1H1 वाला, इसको 1 यूनिट मान लिया गया। तो सबसे हल्का था, जिससे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता, उसको क्या मान लिया गया? अरे बताओ। उसको मान लिया गया 1। ठीक है, किसको भाई? 1 यूनिट मान लिया गया। और उसके बाद मान लो कोई आया, ये 1 यूनिट मान लिया, मान लो कोई एटम मिला, बोला भाई इसको कितना वेट आया, तो बोला इसका भाई 1 यूनिट हाइड्रोजन होती है। अब मान लो मशीन लगा दी, बोले इसमें रखे जाओ, जितने हाइड्रोजन की रखेंगे, जैसे बाट से तोलते हैं ना, जितने आएंगे वो इसका मास 1, 1.5 वटेवर। तो इस मेथड से हमने एटॉमिक मास निकालने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे ज्यादा चल रहा है, जो चलता था, वो चलता था बेटा क्या, कि जो C12 है, कार्बन 12, C612, ये वाला आइसोटोप जिसकी अबंडेंस अराउंड 98 पॉइंट कुछ होती है, 98% के आसपास होती है, इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया कि भाई वन एटम ऑफ C12 कार्बन के इस आइसोटोप का इज 12 यूनिट। इसको 12 यूनिट माना गया। इसको क्या माना गया? अरे बताओ बेटा, अरे बताओ। 12 यूनिट्स, या फिर 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट, या 12 U, जो भी आप चाहो, 12 AMU भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 एटम ऑफ, कि भाई 1 AMU का मतलब क्या हुआ? 1 AMU का आपसे कोई निकलवा ले तो आप क्या कह सकते हो? 1/12 ऑफ C12 एटम। बेटा इस बात को समझ लेना, बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे टीचर्स अच्छे से बताते भी नहीं है, बहुत ज्यादा लॉजिकल कुछ है नहीं, सीधा ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना हमने। इसका मतलब बेटा पहले माना कि हाइड्रोजन लाइटेस्ट था, तो वही लाइटेस्ट है, तो इसका मतलब सबसे हल्का वही है, उसको मान लो। उसके बाद बोला कि भाई अब क्या करें? बोले अब ऐसा करो कि आप हाइड्रोजन को इधर रख लो और जितना भी जो भी मास आता रहे उसको आप क्या कर लो, उसको कंसिडर करके और उससे आप अपना वेट निकाल लो। फिर पता चला यार ये तो काफी आउटडेटेड है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया कि आप C12 का एक एटम उठा लो। मान लो ये एक पेन है, दिस इज द एटम ऑफ C12। बोला भाई इसका जो मास है ना, मैंने बोल दिया 12 है, इसका मास कितना है? 12। और मैंने इसके 12 इक्वल इक्वल टुकड़े कर लिए, ये था इसके 12, मैंने इक्वल इक्वल टुकड़े कर लिए। ठीक है, बोले ये एक टुकड़ा किसका? 1, ये भी 1, सभी का 1 1 है। अब बोला इससे कंपेयर करके जो भी मास आएगा उससे निकालेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, ये भी हाइड्रोजन में 1 कर रहे थे, इसमें कार्बन ले लिया, बस इतना सा फर्क है, तो उसको बोल दिया गया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आती थी, छोटी क्लासेज में हम कैलकुलेशन भी पढ़ते थे, और वहाँ ग्राम और AMU का रिलेशन आता था बेटा। ग्राम और AMU का रिलेशन जो होता था वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 AMU जो होता था, 1 AMU, देखो AMU क्या है मैंने अभी बताया, 1 AMU आपको पढ़ना है। AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, और इसको अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं 1.660, 1.660 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कि एक AMU इतना होता है बेटा, एक AMU इतना होता है। तो मतलब समझ रहे हो AMU और ग्राम में से कौन बड़ा है? अरे बताओ। जो आप ग्राम ग्राम कह देते हो ये इतना बड़ा होता है, ये ग्राम के लिए है, जबकि AMU एक एटम की बात करो तो एटम इतना हल्का होता है, ग्राम का इतने हिस्सा। समझ रहे हो कहाँ से आएगा? एवोगैड्रो नंबर से, वहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम मान लो मास निकाले किसका, अरे बताओ, किसका मास निकाले, किसी भी चीज का निकाले, तो ग्राम में दे रखा है तो आप AMU में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर AMU में दे रखा है तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इस वैल्यू को याद रखें। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास एंड एवरेज मास। उसके बाद आया एक टर्म आई मॉलिक्यूलर मास। देखो बहुत ज्यादा कुछ आप सभी समझदार हो, पढ़ रखा आपने।
मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन उठा। बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर जब भी कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मान लो H है तो H इज एन एटम, H क्या है, एटम। लेकिन मैं बात करूं H2 की, तो बेटा दो या दो से ज्यादा एटम मिल गए तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल। बोला H का मास कितना था, 1, इसका कितना हो गया 2 इंटू 1। भाई दो एटम है H, और एक का जो मास है वो कितना है 1। तो एक ये होता है बेटा मॉलिक्यूल। मैं आपसे कहूँ बेटा बताओ CO2, बेटा CO2 क्या है, एटम है क्या, एटम तो नहीं है, एटम तो ऐसा हमने नहीं सुना है। दिस इज ए मॉलिक्यूल। मास बताओ भाई, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो है तो ऐड करो 44। अब अगर आपसे यूनिट दे रखी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ग्राम लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, एमयू सीधे, या यूनिट्स भी लिख सकते हैं नॉर्मल। तो बेटा जी ये था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सब का मास अगर आप सम कर दोगे तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। एक छोटी सी एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। बेटा फॉर्मूला मास का मतलब, एक्चुअल में फॉर्मूला जो होता है वो हम इस यूनिट में यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए, कि कोई आयनिक कंपाउंड या कोई सॉल्ट बन रहा है तो वो, जैसे NaCl, आप ये 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1:6, एक Na 6 से घिरा हुआ होता है जिसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक कैटायन, एक एनायन, एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक का आप निकाल नहीं सकते कि आप Na पॉजिटिव का निकालो या Cl नेगेटिव का, यहाँ पे एक पूरे यूनिट का आएगा NaCl का। तो NaCl एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला, देखो ये मॉलिक्यूल थे, ये एक पॉसिबल था कि भाई C का अलग लिखोगे, O का अलग लिखोगे, ऐड कर दोगे, बातें वही है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड में आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो, आप ये समझ लेना उसको ही फॉर्मूला मास कहते हैं, नथिंग एल्स है। तो NaCl का आपसे पूछे तो NaCl का बताओ, तो बेटा NaCl का Na का 23 होता है, Cl का 35.5, और सम हो जाएगा 58.5 यूनिट। तो फॉर्मूला मास इज जस्ट सिंपल मॉलिक्यूलर मास फॉर आयनिक कंपाउंड्स। अरे कह सकते हो। तो बेटा ये सारी कहानी थी हमारी मासेस की जो हमने पढ़ी है। अब देखो छोटा सा टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट को हमने आगे पढ़ना है, फिर से पढ़ना है। तो मोल कॉन्सेप्ट बच गया हमारा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये अलग से बनाऊंगा बेटा मैं, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल कॉन्सेप्ट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और फिर एक और वीडियो आएगी, जब तक खत्म कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में बेटा जितना ही पढ़ते हैं, बाकी दो वीडियो और लेके आऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, खत्म कर लेंगे। एक में हम लास्ट में लिमिटिंग रीजन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं वो पढ़ेंगे। तो बेटा जी आज की क्लास में इतना ही। आपने देखा, अच्छा लगा तो आप शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। नहीं करना चाहो लाइक तो नहीं भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि लाइक अपने आप होता है, बोलने से नहीं होता। तो आई विल नेवर रिकमेंड टू डू लाइक माय वीडियोस, बट यू कैन शेयर इट इफ यू थिंक दैट दीज आर you know good, beneficial for anyone. And also I just request you to please subscribe the channel, so that maximum people can have the benefit of all my efforts. Okay students, thank you, have a nice day, thank you very much beta.